अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यमन का बादशाह हाशिम रात को खाना खाने के बाद चहलकदमी करने के लिए महल के बाग में आ गया, जहां मुख्तलिफ नस्ल और किस्म के फूलों ने खुशबू का शहर आबाद किया हुआ था। फव्वारों के पानी से लगता था अब्र नीसा बरस रहा है। आसमान पर चांद एक थाल की तरह चमक रहा था और सारा ही बाग चांदनी में नहाया हुआ था। जो ही बादशाह संगे मरमर की बनी बारहदरी के पास से गुजरा, उसे सब्जाजार पर सिंह सांपों का एक जोड़ा एक दूसरे से लिपटा नजर आया। हाशिम ने फौरन कमर से बंधी तलवार को न्याम से निकाला और उनकी तरफ बढ़ा। आहट पाते ही नाग तो सरसराते हुए एक झाड़ी में जा छुपा, लेकिन नागिन को बादशाह की मुदाखलत बुरी लगी और वो फन उठाकर फुनकारती हुई दुम पर खड़ी हो गई। लेकिन बादशाह ने तलवार के एक ही वार से उसके टुकड़े कर दिए। नाग को अपनी नागिन से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने झाड़ियों की ओर से यह मंजर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नागिन का बादशाह से बदला लेता, बादशाह अपने महल के अंदर जा चुका था। हाशिम बड़ा मुनसिफ बादशाह था। उसका वजीर निजाम भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। रियाया बड़ी खुशहाल थी और बड़े अमन से जिंदगी गुजार रही थी। पहाड़ के गार के अंदर चांदनी छन छन कर आ रही थी। पत्थर के एक सपाट और चौकोर टुकड़े पर एक चादर ओढ़े सफेद उलझे हुए बालों के दरमियान झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से शोले लपकते हुए दिखाई देते थे। उसके चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के सांप मौजूद थे कि नाग फनकारता हुआ गार में दाखिल हुआ। उस बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, राजी, तेरे दिल पे लगा जख्म हम अपनी रूह पर महसूस कर रहे हैं। तेरी नागी कत्ल हो गई। हाशिम नहीं जानता उसकी बदनसीबी की दास्तान शुरू हो चुकी है। महानागिन देवी के साथ शादी मेरी ऐसी मजबूरी थी जिसका हल सिर्फ और सिर्फ उससे शादी था। महानाग देवता अपनी बेटी के इस शादी से सख्त नाराज था। उसकी बद्दुआ का असर है कि हमारे यहाँ तमाम औलाद सांपों की सूरत में पैदा हुई, लेकिन उसकी माँ की दुआ से ये जरूर हुआ कि हमारी औलाद जब चाहे और जिस रूप में चाहे अपने आप को तब्दील कर सकती है। राजी नाग ने बल खाते हुए जवाब दिया, ये सब बातें तो हम जानते हैं शमून बाबा, आप इंसानों में से हैं और एक इंसान ने ही बिना किसी कसूर के मेरी नागी को कत्ल कर दिया है। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। शमून बाबा ने अफसरदा होकर जवाब दिया, मेरे बच्चे, तुम सबको मालूम है सांप और इंसान की दुश्मनी अज़ल से चली आ रही है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मना कर रखा है कि इंसानों की दुनिया से दूर रहा करो। इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम चाहो तो अपनी नागी का इंतकाम हाशिम से ले सकते हो। राजी ने सर झुकाकर कहा, बस मुझे आपकी इजाजत की जरूरत थी। मैं नागी के कत्ल का ऐसा बदला लूंगा कि हाशिम जिंदगी भर याद रखेगा। हाशिम के वजीर निजाम ने सारी सल्तनत का इंतजाम बड़ी खूबी से संभाल रखा था। वो रियाया और रियाया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक रात वजीर आजम भेस बदल कर रियाया की खबर गिरी के लिए घूम रहा था। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए कोई चीज उसकी गर्दन पर गिरी और उस चीज ने अपने दांत उसके गोश्त में उतार दिए। वजीर आजम निजाम को ऐसा लगा कि उसके जिस्म की नस नस में किसी ने आग लगा दी हो। वो चकराकर जमीन पर गिरा। दरख्त से गिरने वाला राजी नाग था, जिसने हाशिम से इंतकाम लेने के लिए न सिर्फ उसके अक्लमंद, होशियार और वफादार वजीर आजम को खत्म कर दिया था, बल्कि इंसान का रूप धारने के लिए उसने निजाम की लाश को ठिकाने लगाकर उसका रूप खुद धार लिया था। चंद रोज के बाद ही रियाया ने महसूस करना शुरू कर दिया कि वजीर आजम अब बिल्कुल बदल चुका है। उसने रियाया पर जुल्म और सल्तनत के कामों में तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। इस तब्दीली पर रियाया ही नहीं बल्कि हाशिम भी परेशान था, जिसके पास वजीर आजम के जुल्म की शिकायत रात दिन पहुंच रही थी, क्योंकि इंसाफ के लिए उसका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। और रोज परेशानी और बदले हुए हालात से उकता कर हाशिम अपनी सल्तनत की सरहद के करीब दूर तक फैले हुए जंगल में शिकार के लिए रवाना हो गया। मौसम इंतहाई खुशगवार था। बादशाह के हमरा आला नस्ल के शिकारी कुत्ते और तरबियत याफ्ता शिकारी मुलाजमीन भी मौजूद थे। बादशाह का जहन शिकार से ज्यादा उन बिगड़े हुए हालात और निज़ाम के अचानक इस जुल्म सितम में उलझा हुआ था। वो कुछ देर तन्हा रहकर इन हालात पर गौर व फिक्र करना चाहता था, इसलिए वो शिकारी पार्टी को बताए बगैर ही पहाड़ों की तरफ चल दिया। देखते ही देखते स्याह रंग के बादल उठे और पहाड़ों की चोटी से टकरा कर बरसना शुरू हो गए। हवा में तेजी आना शुरू हो गई, जिससे जाहिर था कि ये सब किसी आने वाले तूफान का पेशे खेमा है। हाशिम, जो एक आबशार के पास बैठा सोचों में गुम था, उठा और उसने तूफान आने से पहले ही वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन फिर पहाड़ों की वादी में बल खाते हुए उसने सब्जाजार के दरमियान मौजूद रास्ते पर एक सुनहरी रथ देखा।
जिसमें 2 सफेद और खूबसूरत घोड़े जुते हुए थे और बदहवास होकर इस तरह भाग रहे थे कि किसी भी वक्त रथ के उलट जाने या टकरा जाने का खदशा मौजूद था। हाशिम ने देखा उस रथ को एक निहायत खूबसूरत लड़की घोड़ों की राह से थामे उन्हें काबू में करने की कोशिश भी कर रही थी और मदद के लिए चीखो पुकार भी कर रही थी। उस रथ का ताक़ुब एक शेर कर रहा था जिसके डर से घोड़े बदहवास हो गए थे। हाशिम नौजवान और खूबसूरत आदमी था और बहादुर था। उसने अपने घोड़े को रथ के ताक़ुब में डाल दिया और फिर जल्द ही उसे जा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मदद करता, रथ का पहिया एक पत्थर से टकराया और रथ उलट गई। लड़की ने छलांग लगा दी। जो ही शेर ने उस पर हमला करना चाहा, हाशिम तलवार सूंघकर दरमियान में आ गया। लड़की जख्मी थी। उसने जमीन पर पड़े पड़े हाशिम और शेर में मुकाबले का मंजर देखा। दोनों जवान थे, इसलिए दोनों ने फैसला कर लिया कि वो अपनी अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेंगे। लड़की हाशिम की बहादुरी, हिम्मत और जवामर्दी की दाद दे रही थी, जिसने शेर के भरपूर हमलों के बावजूद अपने आप को बचाते हुए शेर को चंद जख्म भी लगा दिए थे। लड़की को अपने साथी याद आ गए जिन्होंने शेर को देखकर राह फरार इख्तियार कर ली थी। ये कोई बेगाना था जो अपना बनकर अगर बर वक्त ना आ जाता तो वो शेर का शिकार हो चुकी होती। हाशिम ने शेर को खत्म कर दिया। लड़की अब बेहोश पड़ी थी। हाशिम ने उसे उठाकर घोड़े पर रखा और अपने पड़ाव की तरफ लौट आया। ये हसीन और जमील लड़की हाशिम की ख्वाबगाह में उसके पलंग पर बेहोश पड़ी थी। हाशिम उसे देख रहा था। उसने उससे ज्यादा हसीन लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। आधी रात के वक्त लड़की को होश आया। उसने अपने सामने उसी बहादुर को देखकर खुश होते हुए सवाल किया, हम कहाँ हैं? आप कौन हैं जिसने हमारी जान बचाई? हाशिम ने अपना तारुफ करवाते हुए सवाल किया, अब आप भी बता दें कि आप परियों की शहजादी हैं या किसी गुलाब के फूल ने लड़की का रूप धार लिया है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपकी हमसाया रियासत अदन की शहजादी महरुख हूँ। शिकार के लिए आई थी कि सरहद के करीब ये वाक़या पेश आ गया। मेरे वफादार मुलाजिम नमक हलाली करने के बजाय नमक हरामी करके भाग गए, जबकि आपने हमारे लिए शेर का मुकाबला किया और हमारी जान बचाई। हाशिम ने सवाल किया, महरुख, क्या आप हमारी इस सल्तनत और हमारे इस महल को अपनी ज़ात से जीनत बख्श कर हमें ममनून फरमाएंगी? बाखुदा हमने जिंदगी में आपसे ज्यादा हसीन शहजादी नहीं देखी। आपके बगैर अब ये जिंदगी गुजारना नामुमकिन होगा। महरुख ने जवाब दिया, हाशिम, इस सिलसिले में आपको हमारे वालिद रियासत अदन के वाली से बात करनी होगी। हमारे मुस्तकबिल का फैसला वही कर सकते हैं। सारी रियासत यमन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। घर घर चिरागा था। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले खुशियां मनाई जा रही थीं। फकीरों और मोहताजों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए थे। अदन की शहजादी महरुख हाशिम की मलका बनकर महल में आ चुकी थी। मुबारकबाद की सदाओं से महल गूंज रहा था। सबसे आखिर में जो मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ वो वजीर आजम निजाम था। उसने बादशाह के हुजूर झुककर मुबारकबाद दी, लेकिन उसकी आंखों में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। उसने हाशिम से इंतकाम लेने का अनोखा मंसूबा बनाया था। वो हाशिम को खत्म करने के बजाय उसे उसी तरह तड़पने के लिए जिंदा रखना चाहता था जिस तरह वो नागी के बगैर जिंदा था, लेकिन हर घड़ी और हर लम्हे तड़प तड़प कर गुजार रहा था। वो सल्तनत रात के वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दिन के वक्त वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। चिराग गुल कर दिए गए थे, उनसे धुआं उठ रहा था। महल पर खज़ां की कैफियत तारी थी, इसलिए कि दिन के वक्त सेज पर शहजादी महरुख मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। शाही तबीबों ने मुआयने के बाद बता दिया था कि शहजादी की मौत किसी इंतहाई जहरीले सांप के काटने से वाक़ई हुई है। सल्तनत का हर शख्स सोगवार था। सिर्फ वजीर आजम निजाम ही पुरसुकून था, इसलिए उसने अहद कर लिया था कि इस महल में अब हर दुल्हन सिर्फ एक रात की जिंदगी लेकर आएगी और हाशिम हर बार अपनी मलका को मुर्दा देखकर तड़पता रहेगा। हाशिम के हुक्म से रियासत के तमाम सपेरों को बुलाकर हुक्म दिया गया कि वो महल और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को छान मारें और उस मोजी सांप का पता लगाएं जिसने मलका को डस लिया है। लेकिन सपेरे बेचारे चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद नाकाम वापस आ गए। वो सांप को बाहर तलाश कर रहे थे, जबकि सांप तो बादशाह की आस्तीन में पनाह लिए हुए था। ये 11वीं दुल्हन थी जिसे हाशिम शाही कब्रिस्तान में दफना कर आ रहा था। ये सारी की सारी सिर्फ एक ही रात की दुल्हन रह चुकी थी। सारी रियासत में सनसनी फैली हुई थी। शाही महल में कब्रिस्तान का सुकूत हर वक्त तारी रहता था। दूर दराज की रियासतों से भी कई सपेरे आकर उस सांप की तलाश कर चुके थे जो 11 दुल्हनों को मौत की नींद सुला चुका था। हाशिम एक तरफ तो वजीर आजम की शिकायत सुन सुनकर तंग आ चुका था, दूसरी तरफ 11 बीवियों की मौत का गम उसकी सेहत को घुन की तरह खा रहा था।
ایک روز हाशिम रियासत के बाजार से गुजर रहा था कि उसने चौक में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखा जो सदा लगा रहे थे, आंखों वालों, आंखें बड़ी नेमत हैं। बादशाह को बड़ी हैरत हुई और वो सवारी से उतरकर उन बुजुर्ग के पास गया और कहा, बाबा जी, आंखों की सदा तुम लगा रहे हो, वो नेमत तो तुम्हारे पास भी मौजूद है, फिर किस अंधे की बात कर रहे हो? अल्लाह वाले ने तंजिया कहकहा लगाते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं आंखों वाले अंधे की बात कर रहा हूँ। सांप को दुनिया भर में तलाश करने वालों को उसकी मौजूदगी का एहसास अपनी आस्तीन में क्यों नहीं होता? अल्लाह वाले की बात सुनकर बादशाह हाशिम सोच में पड़ गया। वहां वजीर आजम ने घोड़े से उतरकर तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया निजाम? सच बोलने वाली जबान को काटा नहीं जाता। मुमकिन है इससे हमें कोई ऐसी बात मालूम हो जाती जो सांप को तलाश करने में काम आती। आलीजा, सच बोलना तो जुर्म नहीं, बल्कि अपने बादशाह की शान में गुस्ताखी करते हुए उसे अंधा कहना नमक हलालों की बर्दाश्त से बाहर है। अब तक बादशाह ने सांप की तलाश का काम भी वजीर आजम के सुपुर्द कर रखा था, लेकिन इस वाक़े ने बादशाह की नज़र में वजीर आजम की वफादारी मशकूक कर दी थी। अब वो उसके अलावा भी मतबादल इंतजाम के बारे में सोचने लगा था। असल वजीर आजम निजाम ने होश में आते ही अपने इर्द गिर्द देखा। वो एक तारीक गार में घास फूस के बिस्तर पर पड़ा था। उसके करीब ही एक कवि जस्सा सफेद रेश आदमी बैठा कतार में फन उठाए सांपों को अपने चुल्लुओं में दूध पिला रहा था। असल वजीर आजम ने सरगोशी में सवाल किया, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? सफेद रेश बुजुर्ग ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, तुम्हें मरे हुए 6 माह गुजर चुके हैं। मैं तुम्हें एक कब्र से निकाल कर ले गया था, जिसको मैंने तलाश करने में सारी उम्र गुजार दी है। उसकी खुशबू मुझे इस कब्र तक ले आई थी। तुम्हारे जिस्म में उसके जहर की खुशबू शामिल थी। उसकी लकीर देखकर ही तलाश करते हुए मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा था। मुझे इल्म था तुम मरे नहीं, उसके जहर से बेहोशी के आलम में पड़े हो। मैंने 6 माह तक तुम्हारा इलाज किया है, शुक्र है आज मेरी मेहनत बर आई। निजाम एकदम उठकर बैठ गया और उसने इंतहाई परेशानी के आलम में दरियाफ्त किया, मेरे मोहसिन, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ इल्म नहीं। शायद मेरी याददाश्त हमेशा के लिए जाती रही है। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिनों के बाद तुम्हें अपनी शख्सियत का इल्म हो जाएगा। तुम्हें शमऊन बाबा की औलाद के उस सांप ने डस लिया था जो महानाग देवी की दुआ से जिस शख्स की सूरत इख्तियार करना चाहे कर सकते हैं। उन्हीं नस्ल के सांपों को कारून के खजाने का इल्म है। दुनिया भर के खजाने जो जमीन में दफन हैं या समंदरों के अंदर रूपोश हैं, उस नस्ल के सांप उन खजानों के मुतालिक जानते हैं। उस नस्ल के सांप वीरानों और आबादियों से सैकड़ों मील दूर रहते हैं। लेकिन मुझे हैरत है, मैंने उस सांप की लकीर को शाही बाग के करीबो जवार में देखा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। निजाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो मुझे अलिफ लैला की दास्तान के कोई किरदार दिखाई दे रहे हैं। ये खजाने, ये सांप, इन चीजों का आज की दुनिया से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। बुजुर्ग ने तरशी से कहा, ताल्लुक है, लेकिन आज के इंसान ने अपनी कदीम रिवायत से मुंह मोड़ लिया है। हालांकि दुनिया और उससे ताल्लुक रखने वाली हर बात आज भी हकीकत है। आज तुम शायद मेरी बात को ना समझ सको, लेकिन कल जरूर तुम्हें यकीन आ जाएगा। मैंने शाही कब्रिस्तान में 11 हसीन शहजादियों को कब्र की तारीकी में तवील बेहोशी की नींद सोते देखा है। वो जिंदा हैं, लेकिन उनके जिस्म में भी वही जहर है जिसका तोड़ तलाश करते हुए मैं 6 माह से तुम्हारे जिस्म पर तजुर्बा कर रहा था। मेरी इस कामयाबी ने तुम्हारे साथ साथ 11 और जिंदगियों को बचा लिया है जो बादशाह हाशिम की बीवियां हैं। बादशाह हाशिम नमाज इशा से फारिग होकर गिड़गिड़ाकर खुदा के हुजूर दुआ कर रहा था कि ए परवरदिगार, मुझ पर रहम कर। शायद मेरी वजह से मेरी 11 बीवियां उस मोजी सांप का शिकार हो गई हैं। दरवाजे पर शोरो गुल की आवाज सुनकर हाशिम ने गुस्से से मुहाफिजों की तरफ देखा। एक मुहाफिज ने अदब से कहा, आलीजा, एक बुजुर्ग बाजिद है कि वो इसी वक्त आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बादशाह ने मुहाफिज से कहा, क्या तुम जानते नहीं हमारे महल के दरवाजे हर खासो आम के लिए हर वक्त खुले रहते हैं, उन्हें हमारे पास ले आओ। जब मुहाफिज बुजुर्ग को लेकर हाशिम के सामने आया तो हाशिम उसकी निगाहों की ताब ना ला सका। उसके जलाल को देखकर अपने जिस्म में कपकपी सी महसूस की। बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखकर कहा, बादशाह, मैं उसी आंखों वाले अंधे का भाई हूँ जो तुम्हारी आस्तीन के सांप के हाथों कत्ल हुआ है। बादशाह ने निहायत खंदा पेशानी से कहा, आप तशरीफ रखें, बाखुदा हमें उसकी मौत का बहुत दुख है, शायद वो बहुत कुछ जानता था। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए तो उसे कत्ल कर दिया गया। अपने मुहाफिजों को कहें कि वो हमें तन्हा छोड़ दें।
بادشاہ کے اشارے پر محافظ چلے گئے تو بزرگ نے کہا، ایک نہایت خوبصورت لڑکی تمہاری ملکہ بنانے کے لیے لایا ہوں۔ ہاشم نے سوگوار ہو کر جواب دیا، گہرا کو پہلے دفن کر چکا ہوں، اب کسی اور کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم رہوں تو سر تسلیم خم ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، چوہے کو پھانسنے کے لیے پنجرے کے اندر پراٹھے کا ٹکڑا رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس بار چوہا پھنس جائے گا، پراٹھے کا ٹکڑا بھی بچ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر شاہی مسجد کے امام نے ہاشم کا 12واں نکاح پڑھوایا۔ دلہن حجلہ عروسی میں پہنچا دی گئی۔ آج وزیر اعظم کچھ پریشان تھا، اس کی مرضی کے خلاف اس کے تمام وفادار محافظ ہٹا دیے گئے تھے جو بادشاہ کی خوابگاہ کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ رات کے وقت شاہی کنیز نے روایت کے مطابق دودھ کا ایک گلاس بادشاہ اور دوسری نئی ملکہ کو پیش کیا۔ کنیز کو رخصت کرنے کے بعد نئی ملکہ نے دونوں گلاسوں کا دودھ ایک جگہ میں محفوظ کر لیا اور اسے بادشاہ کو پینے نہ دیا۔ بادشاہ نے سرگوشی سے دریافت کیا، ملکہ، کیا آپ کو شک ہے کہ ہماری کنیز خاص نے اس دودھ میں کسی قسم کی ملاوٹ کی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، عالیجا، آج کی رات آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے، اس طرح کے دیکھنے والوں کو یقین ہو آپ گہری نیند سو رہے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ بادشاہ کی خوابگاہ کے باہر جو نئے وفادار پہرا دے رہے تھے، آدھی رات کے وقت ان کے پاس محل کا ایک محافظ آیا اور سرگوشی میں کہا، میں نے ایک سانپ کو باغ کے کونے میں دیکھا ہے، اگر انعام و اکرام حاصل کرنے کی خواہش ہے تو بغیر آواز نکالے دبے پاؤں میرے ساتھ چلے چلو۔ شاہی خوابگاہ کے محافظ انعام کی لالچ میں آ کر اپنے فرض سے غافل ہو گئے۔ یہ چال وزیر اعظم یعنی راجی نے چلی تھی، کیونکہ آج اس کے اپنے محافظ تبدیل ہو گئے تھے جن کی موجودگی میں وہ سانپ بن کر اندر داخل ہو جاتا تھا۔ راجی نے محافظوں کو جاتے دیکھا اور پھر وہ سانپ کے بھیس میں آ کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ ملکہ کے کہنے پر خراٹے لے رہا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا شاہی سیج کی طرف بڑھا۔ اسی وقت نئی ملکہ نے چادر کے اندر موجود ایک بڑے سے نیولے کو آزاد کر دیا، جس نے چھلانگ لگا کر سانپ پر حملہ کر دیا۔ اب سانپ اور نیولے میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ملکہ نے بادشاہ کو سرگوشی میں کہا، عالیجا، کھیل شروع ہو چکا ہے، اب آنکھیں کھول کر ملاحظہ کریں۔ جب سانپ نے دیکھا کہ وہ نیولے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے فوراً جنگلی بلی کی صورت اختیار کرتے ہوئے نیولے کو دبوچ لیا۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالنی چاہی تو ملکہ نے روک دیا، اس لیے کہ اب نیولے نے بھی چیتے کی صورت اختیار کر کے جنگلی بلے پر حملے شروع کر دیے تھے اور اس کو شدید زخمی کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بلے نے دیکھا چیتا اسے پھاڑ ڈالے گا تو وہ اس کی گرفت سے پرندہ بن کر نکل گیا اور پھر اس خوابگاہ کی روشن دان سے باہر پرواز کر گیا۔ چیتے نے بھی باز کی صورت اختیار کی اور وہ بھی اس کے تعاقب میں باہر نکل گیا۔ شاہی خوابگاہ کے محافظ جب اس سپاہی کے ساتھ باغ میں پہنچے تو وہاں واقعی ایک سانپ رینگتا ہوا دکھائی دیا، جسے فوراً کچل دیا گیا اور اس مردہ سانپ کو محفوظ کر لیا گیا کہ دن کے اجالے میں اسے پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے گا۔ ملکہ نے اسی وقت کنیز خاص کی گرفتاری کا حکم دے کر ایک شکاری کتے کو منگوایا۔ کتے کے آنے پر ملکہ نے اس دودھ کا کچھ حصہ پیالے میں ڈال کر کتے کے سامنے رکھ دیا، جسے کتے نے جلدی سے پی لیا، لیکن پھر اچانک وہ گر کر تڑپنے لگا اور ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، تو اس دودھ میں زہر ملا ہوا تھا؟ ملکہ نے جواب دیا، نہیں عالیجا، بلکہ اسی سانپ کا زہر اس میں شامل تھا جو 11 ملکاؤں کے خون میں یہ زہر شامل کر چکا ہے۔ بادشاہ نے کتے کو دیکھ کر کہا، ملکہ، آپ نے ہمارے ایک قیمتی کتے کو مار ڈالا محض ایک تجربہ کرنے کے لیے۔ نہیں عالیجا، کتا مرا نہیں، ایک طویل بے ہوشی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ملکہ نے جواب دیا تو بادشاہ نے سوال کیا، ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ ملکہ نے جواب دیا، اس کا مطلب تو آپ کو دن کے وقت ہمارے مرشد ہی سمجھا سکتے ہیں۔ صبح سورج نکلتے ہی محل میں اس بات پر خوشیاں منائی گئیں کہ 12ویں ملکہ صحیح سلامت زندہ حالت میں موجود تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے مہمان خانے سے ان بزرگ کو طلب کیا جنہیں عزت و احترام کے ساتھ وہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ بزرگ کے آتے ہی بادشاہ نے سوال کیا، پیر و مرشد، آپ کی کرامت کا میں قائل ہو گیا ہوں، لیکن اس سانپ کا بار بار میری ملکاؤں کو ڈسنا اور پھر گزری ہوئی شب ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سب اسرار ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی وقت محافظوں کا سالار کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر عرض کیا، عالیجا، رات باغیچے میں آپ کے غلاموں نے اس موذی سانپ کو کچل کر رکھ دیا ہے جس کے لیے بہت بڑا انعام مقرر کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے بزرگ کی طرف دیکھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ذرا ہم بھی تو اس موذی سانپ کو دیکھیں جس نے محل میں 11 زندگیوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔
जल्द ही मुहाफिज एक मामूली सांप को लेकर हाजिर हुए जिसका सर कुचला हुआ था। बुजुर्ग ने देखकर कहकहा लगाते हुए कहा, अरे ये तो बेजरर चूहे खाने वाला सांप है, इसमें जहर कहाँ? सालार ने चिढ़कर सवाल किया, मोहतरम बुजुर्ग, आपके पास क्या सबूत है कि ये सांप बेजरर है, जबकि हम बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं आज तक सांप और मछली की अकसाम के मुतालिक किसी को इल्म नहीं हो सका कि वो कितनी है। नेज इसी अंदाजे की गलती में बड़े बड़े माहिर और तजुर्बेकार सपेरे सांप के डसने से हलाक हुए हैं कि वज़ाहिर देखने से वो उन्हें मामूली और बेजरर दिखाई देता था। बुजुर्ग ने जवाब दिया, सालार साहब, यहाँ हर बात का सबूत पेश किया जाएगा। बुजुर्ग ने ताली बजाई। एक हबशी गुलाम अंदर दाखिल हुआ। बुजुर्ग ने कहा, जरा उस सिपाही को तो पेश करो जिसने ये नाटक रचाते हुए शाही मुहाफिजों को इनाम के लालच में सांप की मौजूदगी का कहकर हटाते हुए उस असली सांप के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जो मुहाफिज की तब्दीली और मौजूदगी की वजह से ख्वाबगाह में दाखिल होने से घबरा गया था। हबशी गुलाम सिपाही को गले में रस्सी डाले लेकर कमरे में दाखिल हुआ। बादशाह ने देखकर हैरानी से सवाल किया, सरवर खान, तुम तो हमारे वजीर आजम के खास नायब हो। हकीकत हाल बयान करो तो जान की अमान मिल सकती है, वरना तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सरवर खान ने कांपते हुए जवाब दिया, आलीजा, इस काम के लिए मुझे वजीर आजम साहब ने हुक्म दिया था। वाकई ये नकली और बेजरर सांप मैंने ही चंद रुपयों में एक सपेरे से लाकर बाग में छोड़ दिया था। बादशाह ने हुक्म दिया, ले जाओ इस नमक हराम को और कैद खाने में डाल दो। ये वजीर आजम की गद्दारी का अहम गवाह है। सिपाही उसे ले गए तो बुजुर्ग ने कहा, अब जरा अपनी कनीज खास को भी बुलवाया जाए। जनाना पुलिस कनीज खास को लेकर हाजिर हो गई। बुजुर्ग ने दूध मंगवा कर कनीज खास से कहा, क्या ये दूध तुमने ही बादशाह और मलका के लिए ख्वाबगाह में पहुंचाया था? कनीज ने जवाब दिया, ये काम अरसे से मेरे जिम्मे है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो गोया 11 मलकाओं की मौत में तुम्हारा भी हाथ है। कनीज ने दीदा दिलेरी से जवाब दिया, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी वफादारी पर शक करके मुझे आलीजा की नजरों में जलील करना चाहते हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं लड़की, इस तरह से झूठ मत बोलो कि सच नजर आने लगे। अगर तुम इस सिलसिले में बेगुनाह हो तो उठाओ इस दूध के जग को और इसे पी जाओ। कनीज के माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथों में जग कांप रहा था। फिर जो ही जग उसके होठों के करीब पहुंचा, उसने हाथ रोक लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, रहम आलीजा रहम, मैं बेगुनाह हूँ, मैं नहीं जानती इस दूध में क्या मिला है, क्योंकि हमेशा दूध ख्वाबगाह में पहुंचाने से पहले मुझे वजीर आजम का हुक्म था कि दूध उनके मुआयने के लिए पेश किया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया, अगर तू नहीं जानती तो फिर इस दूध को पी जा। खौफ किस बात का है? कनीज गिड़गिड़ाते हुए कदमों में गिर गई और कहा, आलीजा, दरअसल वजीर आजम साहब इस दूध में कोई ऐसी चीज मिलाते थे जो तवील बेहोशी में पीने वाले को मुब्तला कर देती थी। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे भी ले जाकर कैद खाने में डाल दो, ये वजीर आजम के खिलाफ दूसरी अहम गवाह है। बुजुर्ग ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, अब जनाब चलकर अपने वजीर आजम की खबर तो लें जो रात के मुकाबले में जख्मी हो गए हैं। वजीर आजम अपने कमरे में जख्मों से करह रहा था कि बादशाह और बुजुर्ग दोनों ही दाखिल हुए। वजीर आजम ने कहर आलूद निगाहों से बुजुर्ग की तरफ देखा। बादशाह ने सवाल किया, निजामुल मुल्क, आखिर तुम कैसे जख्मी हो गए? निजाम ने झूठ बोलते हुए कहा, आलीजा, रात सोते में किसी साजिश के तहत मुझ पर चंद नामालूम लोगों ने हमला किया जिससे मैं जख्मी हो गया। बादशाह ने सवाल किया, तुम उन हमलावरों में से किसी को भी नहीं पहचान सके? वजीर आजम ने जवाब दिया, एक को पहचान लिया है आलीजा, उसे देखकर इसलिए ताज्जुब हो रहा है कि अगर वो आलीजा के इतना करीब है तो बहुत मुमकिन है उस नमक ख्वार को कत्ल करने का मंसूबा खुद आलीजा ने। बादशाह ने तैश में आकर सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो? वजीर आजम ने जवाब दिया, आलीजा, उनमें से एक हमलावर जिसे मैंने पहचान लिया है खुद बादशाह के पहलू में मौजूद है। इसकी मौजूदगी की वजह से ही इस खाकसार ने इस शुबे का इजहार किया है कि शायद अब मेरे आका को मेरी खिदमत की जरूरत नहीं रही। बादशाह ने जवाब दिया, अगर ये मुजरिम है तो इनको भी सजा मिलेगी। इंसाफ के लिए हम तुम्हें अपने तख्त पर बिठाएंगे, सजा तुम तजवीज करोगे। इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। बादशाह के मुहाफिजों ने बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये एक चाल थी ताकि नकली निजाम अपने आप को तब्दील करके राह फरार इख्तियार ना कर जाए। बादशाह ने वक्ती तौर पर तमाम इख्तियारात इस सिलसिले में बुजुर्ग के सुपुर्द कर रखे थे, जबकि नकली निजाम यानी राजी सांप इस बात पर खुश था कि उसने इस जादूगर बूढ़े को गिरफ्तार करवा दिया है और सुबह ही कानून के मुहाफिज की सूरत में तख्त शाही पर बैठकर उसके कत्ल का हुक्म दे देगा।
تمام دربار لگا ہوا تھا۔ ہاشم کے وزیر اور امراء تمام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کرسیوں پر حیران بیٹھے ہوئے تھے کہ زخمی نظام وزیر اعظم اجلاس میں بڑے کر و فر سے داخل ہوا۔ اس کی آمد پر پہلے سب سردار کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج بیٹھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس تبدیلی کی وجہ سے نقلی نظام نے تخت شاہی کی طرف نگاہ کی تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اصلی نظام تخت شاہی پر موجود تھا۔ دونوں ہم شکل ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے، جبکہ تمام اہل دربار بھی حیران تھے۔ نقلی نظام نے بادشاہ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ قریب ہی وہ بزرگ بھی کھڑا ہوا تھا۔ اب راجی یعنی نقلی نظام کو احساس ہو گیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے پہلے اس جادوگر کو ہلاک کر دینے کے متعلق سوچا ہی تھا کہ بزرگ نے اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا راجی سے ٹکرایا۔ جواب میں راجی نے اپنے سانس سے نکلنے والے شعلے سے بزرگ کو جلانا چاہا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس کے منہ سے شعلے کی جگہ ٹھنڈی ہوا برآمد ہو کر رہ گئی۔ اب راہ فرار کا سوچتے ہی راجی نے اپنے آپ کو کسی دوسرے روپ میں تبدیل کرنا چاہا تو اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہو کر رہ گئی۔ راجی کے پریشان ہونے پر بزرگ نے اس سے کہا، راجی اب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے اصلی بھیس میں آ جاؤ۔ اہل دربار نے حیرت سے راجی یعنی نقلی وزیر اعظم کو سانپ کے روپ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ کر پٹاری میں ڈالنا چاہا تو محل کے محافظوں کی چیخوں کی آوازوں نے سب کو متوجہ کر لیا۔ محل کے ہر دروازے سے بے شمار سانپ محل میں داخل ہو رہے تھے۔ محافظ ڈر کر بھاگ گئے، درباری خوف سے کانپنے لگے۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر بزرگ کی طرف دیکھا۔ ایک اژدہا نما سانپ نے اپنے آپ کو انسان میں تبدیل کر لیا۔ یہ شمون بابا تھا، سانپوں کی اس نسل کا بادشاہ۔ اس نے بزرگ کی طرف دیکھ کر کہا، تم انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو جیرون۔ راجی کو یہ حق ہم نے دیا تھا کہ وہ اپنی بے گناہ بیوی ناگی کے قتل کا بدلہ ہاشم سے لے۔ وہ ہاشم کو بھی بیوی کی جدائی میں اسی طرح تڑپانا چاہتا تھا جس طرح وہ ناگی کے بغیر تڑپ رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، شمون تم ہر بار تاریک پہلو کو دیکھنے کے عادی رہے ہو۔ تمہاری اسی عادت اور غلطی کی سزا تمہاری اولاد بھگت رہی ہے۔ اول تو راجی اور ناگی کو انسانی آبادی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر اگر ہاشم نے ناگی کو قتل کیا تھا تو اس کا بدلہ ہاشم سے لینے کے بجائے دوسرے لوگوں سے لینا کہاں کا انصاف ہے؟ جیرون تم اور تمہارا باپ مہاناگ دیوتا ازل سے میرا دشمن رہا ہے۔ اگر انصاف کی بات کرتے ہو تو پھر انصاف دلواؤ۔ ہاشم کو راجی کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے ڈس کر اپنا انتقام لے سکے، ورنہ تمہیں علم ہے سانپوں کے دونوں بڑے قبیلے لڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ راجی نے زور سے فنکار کر جیرون کو مخاطب کیا تو جیرون نے اپنے منہ سے ٹھنڈی ہوا اس کی طرف پھینکی جو راجی کے جسم سے چھوتے ہی راجی پر بزرگ جیرون کے جادو کا اثر زائل ہو گیا اور راجی دوبارہ انسان کی شکل میں آ گیا۔ جیرون نے سوال کیا، بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ راجی نے جواب دیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ مجھے دوسروں کی جانیں لینے کی بجائے صرف ہاشم سے انتقام لینا چاہیے تھا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں ہاشم سے انتقام لوں۔ جیرون نے ہاشم کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ہاشم بہادر اور نڈر آدمی تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، بابا اگر اس طرح سانپوں کے قبیلوں میں جنگ کا خطرہ ٹل سکتا ہے تو میں راجی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ساری بات اہل دربار کی سمجھ میں بھی آ چکی تھی۔ دونوں کو اپنی اپنی مرضی کا ہتھیار مہیا کر دیا گیا۔ ہاشم اور راجی میں زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس مقابلے میں راجی کو اجازت تھی کہ وہ روپ بدل بدل کر بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ زبردست مقابلہ ہوتا رہا، ہتھیار بدلتے رہے۔ اس دوران میں دونوں کو ہلکے ہلکے زخم بھی آتے رہے۔ ہاشم کے پاس صرف بازوؤں کی طاقت تھی، لیکن راجی اس لڑائی میں مختلف بھیس بدل رہا تھا، کبھی شیر بن کر، کبھی ہاتھی اور کبھی خونخوار بھینسے کے روپ میں۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہ ہاشم کو ہراساں کر سکا اور نہ ہی ختم کر سکا، بلکہ اس کے جسم پر ہاشم کے لگائے ہوئے زخموں کا اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آ گیا جب ہاشم نے اسے گرا کر اپنی تلوار اس کی شہرک پر رکھ دی۔ وہ فاتح تھا، چاہتا تو اس وقت راجی کو قتل کر دیتا، لیکن اس نے راجی کے بجائے اس کے بادشاہ شمون بابا کی طرف دیکھا اور کہا، بدلہ لینے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو قتل کرنے کے بجائے معاف کر دیا جائے۔ میں نے ناگی کو کسی خاص دشمنی کی وجہ سے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بزرگوں کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ سانپ تمہیں ڈس لے اس کا سر قلم کر دو۔ میں نے راجی کو معاف کیا کیونکہ بدلہ لینے سے بہتر دشمن کو معاف کر دینا ثواب ہے۔ جیرون نے کہا، دیکھا راجی، اسی لیے خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آئندہ سمعون
تم بھی اور میں بھی دونوں اس قانون پر سختی سے عمل کا حکم دیں گے کہ اگر کوئی ناگ کسی انسانی آبادی میں جانے کے بعد مارا گیا تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس قانون پر سختی سے عمل کیا جائے گا کہ سانپوں کو انسانی بستیوں سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے بعد شمعون راجی اور دوسرے سانپوں کے ساتھ دربار سے چلا گیا۔ جیرون بابا نے اشارہ کیا۔ ایک طرف سے ہاشم کی وہ 11 ملکائیں اندر داخل ہو گئیں جن کو راجی نے طویل بے ہوشی کے زہر سے مردہ بنا دیا تھا اور جو جیرون بابا کے علاج سے اب تندرست ہو چکی تھی۔ نظام الملک وزیر اعظم بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر ریاست میں خوشیاں لوٹ آئی تھی، جبکہ جیرون بابا یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔